आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 दैट इज मैकेट्रॉनिक्स। पहली बात मैं आपको बता दूं कि यूनिट 5 में कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है एज पर दी सिलेबस। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस पूरी यूनिट को हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 के पूरे सिलेबस को मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस में तोड़ लिया है। पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। एग्जाम में चाहे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप कंबाइन कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछ रहा है आपसे व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स। अपनी यूनिट का नाम भी मैकेट्रॉनिक्स है, तो आपको डिफाइन करना है कि मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेट्रॉनिक्स सबसे पहले यूज किया गया वर्ड्स जापानीज कंपनी के द्वारा। जापान की एक कंपनी थी 1970 में। उस कंपनी के जितने जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल किया, मैकेट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो मैकेट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर के बनी है। इधर देखिए जरा, ये पहला वर्ड है, दिस इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड है। मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वर्ड है। और एक यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई। तो मैकेनिज्म से लिया हमने यहाँ पर मैक, और इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया यहाँ पर ट्रॉनिक्स, तो क्या मिला हमको, मैकेट्रॉनिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 1970 से पहले मैकेनिकल कंपोनेंट्स के जो मोशन हुआ करते थे वो मैकेनिकली कंट्रोल हुआ करते थे। लेकिन 1970 में क्या हुआ, जो मैकेनिकल कंपोनेंट के मोशंस थे उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होने लगा, तो बन गया हमारा मैकेट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स के जो मोशन है अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे किससे, इलेक्ट्रॉनिकली, तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अगर आप आज की बात करें, करंट की अगर आप बात करें, तो यहां पर हमको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी यहां पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि 1970 में कंप्यूटर्स इस तरह से नहीं थे, कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उसकी मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक भी यूज करते हैं, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा मैकेट्रॉनिक्स का। चलिए और मैं आपको बताता हूं। देखिए मैकेट्रॉनिक्स क्या है बच्चों, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे देखिए ये है मैकेट्रॉनिक्स। इस मैकेट्रॉनिक्स के अंदर क्या है बच्चों, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है इसके अंदर, कंट्रोल इंजीनियरिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और प्रोग्रामिंग यानी कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इट इन्वॉल्व्स, देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग टू डेवलप द प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सिस्टम विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ईज इन रीडिजाइन, एबिलिटी ऑफ रीप्रोग्रामिंग। एक्चुअली किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, प्रोसेस को डेवलप करने के लिए यहां पर जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज किया जाता है जिसका नाम है मैकेट्रॉनिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं बच्चों, ऑटोमोबाइल के अंदर अगर मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल के अंदर पहले हुआ करता था मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हुआ करता था। ये पूरा प्योर मैकेनिकल सिस्टम था। लेकिन नाउ ये रिप्लेस कर दिया गया बच्चों, रिप्लेस कर दिया गया विद इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ऑटोमोबाइल के अंदर अगर आप मैकेट्रॉनिक्स का एग्जांपल देखना चाहें तो मैकेनिकल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ऑटोमोबाइल जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, लेस पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। और ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे आगे हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, आ सकता है क्वेश्चन, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। फर्स्ट वन, मैकेट्रॉनिक्स एनहेंस द फंक्शनलिटी एंड फीचर्स। ये किसी भी सिस्टम की या प्रोडक्ट की फीचर्स को इंप्रूव करेगा, फंक्शनलिटी को इंप्रूव करेगा, नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ जाएंगे। इट ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी, डेफिनेटली जो सिस्टम है वो एफिशिएंट हो जाएगा अगर हम मैकेट्रॉनिक्स यूज करते हैं तो। मैकेट्रॉनिक्स एड इंटेलिजेंस टू द डिजाइन ऑफ द सिस्टम। आजकल आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन आती है, तो होता क्या है कि इंटेलिजेंस ऐड हो जाती है किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम मैकेट्रॉनिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन आर लेस एक्सपेंसिव
व्हेन कंपेयर टू मैकेनिकल सॉल्यूशन। अगर हम मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन को मैकेनिकल सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, हालांकि इसकी इनिशियल कॉस्ट मैकेनिकल सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। नेक्स्ट एडवांटेज है मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन इंप्रूव्स डिजाइन एंड रिलायबिलिटी। डेफिनेटली जो मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन होगा मैकेट्रॉनिक्स जो सॉल्यूशन होगा वो डिजाइन को, उसकी रिलायबिलिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। इट इज ऑल्सो मोर यूजर फ्रेंडली एंड सेफर टू यूज। डेफिनेटली ये यूजर फ्रेंडली भी होगा और इसको यूज करना भी सेफ होगा। लास्ट एडवांटेज आप लिख सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स यूज माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है बाय विच अब प्रिसीजन इसके अंदर क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अब पोजीशन अच्छी हो जाएगी। अब ये प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, ये हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। सो these are some advantages of mechatronics जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो कॉस्ट होगी, इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होगी। इंपरेटिव टू हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन को अगर इंप्लीमेंट करना है, मैकेनिकल सिस्टम अगर डेवलप करना है, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मैकेट्रॉनिक्स में क्या है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सभी इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहता है। तो इसमें क्या होता है, हर फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है। ये इसका एक हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर वेरियस सिस्टम्स would have to be addressed by separately and properly। डेफिनेटली जो भी सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेट कर सकती है, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेट कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट वे में इसको एड्रेस करना होता है, कोई भी अगर सिस्टम के अंदर दिक्कत आती है। इट इज एक्सपेंसिव टू इनकॉर्पोरेट मैकेट्रॉनिक अप्रोच टू एन एग्जिस्टिंग ओल्ड सिस्टम। पहले से कोई सिस्टम बना हुआ है, मान लीजिए कोई पहले से मैकेनिकल सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है, या कोई ओल्ड पुराना सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, उसको उसके अंदर इंप्लीमेंट करना मैकेट्रॉनिक सॉल्यूशन को, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग आर कॉस्टली। डेफिनेटली इसका जो मेंटेनेंस चार्ज होगा और इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैकेनिकल सॉल्यूशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस तरह से ही हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा आपसे, व्हाट आर द एडवांटेजेस तो ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, तो आप इतना लिख देंगे। या सिंपली आपसे पूछ लेगा व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कहेगा कि व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स को डिफाइन कीजिए, एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। यानी कि वो 3-4 क्वेश्चन क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर व्हाट आर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स से कौन कौन से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ये भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो रीड कर लीजिए जरा एक बार। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मैकेट्रॉनिक्स के। आज का जो जमाना है वो मैकेट्रॉनिक्स का ही है बच्चों, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का ही टाइम आ रहा है अभी। mechatronics based automated system such as automatic inspection। automatic inspection होता है मैकेट्रॉनिक्स के थ्रू। क्वालिटी एश्योरेंस की हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक पैकेजिंग होती है, रिकॉर्ड मेकिंग होती है मैकेट्रॉनिक्स के अंदर, ऑटोमेटिक डिस्पैच, राइट। सो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैकेट्रॉनिक्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इट इज वाइडली यूज्ड इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग एंड इन द डिफेंस इंडस्ट्री इट इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली गाइडेड व्हीकल्स। जो ऑटोमेटिकली गाइडेड व्हीकल्स होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका मैकेट्रॉनिक्स का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी आप और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये यूनिट नंबर 5 को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करता तो मैं 7 to 8 आवर्स लेता, यहाँ पर आपके 7 to 8 आवर्स में यहाँ पर लेता अगर मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा होता, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो इसमें थोड़ा सा ना कम समय में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि एक एक यूनिट को आप 7-8 घंटे दें। चलिए, तो बच्चे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन
ऑटोट्रॉनिक्स। तो ऑटोट्रॉनिक्स क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं आपको बेसिक आइडियाज का दे देता हूं। ऑटोट्रॉनिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने लग जाते हैं ऑटोमोबाइल में, तो वही क्या बन जाता है, ऑटोट्रॉनिक्स। या आप ऐसे कह सकते हैं, जब हम मैकेट्रॉनिक्स, जब ऑटोमोबाइल में मैकेट्रॉनिक्स यूज होगी, मैकेट्रॉनिक्स यूज होगी तो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉनिक्स कहलाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस। इलेक्ट्रॉनिक साइंस का जब हम यूज करते हैं इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के अंदर, तो वो ऑटोट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया इसका मिल गया, ऑटोट्रॉनिक्स का बेसिक आइडिया आपको मिल गया है कि जब हम ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल के अंदर जितने व्हीकल्स होते हैं, जब हम उसमें क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम उसमें मैकेट्रॉनिक्स यूज करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉनिक्स कहलाता है। और मैं आपको बता देता हूं, आज एट प्रेजेंट इन न्यू जनरेशन ऑटोमोबाइल ऑलमोस्ट 75 टू 85% जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक यूज होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बच्चों आपसे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बायोनिक्स। ये बायोनिक्स क्या होता है बच्चों, बायोनिक्स मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब हम बायोलॉजी में, सभी जानते हैं बायोलॉजी के बारे में, अगर हम बायोलॉजी में यूज करें मैकेट्रॉनिक्स को, बायोलॉजी में जब मैकेट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है तो कहलाता है बायोनिक्स। और मैकेट्रॉनिक्स क्या होता है, सभी जानते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और जिसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है। ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैकेट्रॉनिक्स क्या एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। आप सभी जानते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट्स में क्या होता है, बॉडी के पार्ट्स कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो बायोनिक्स के अंदर क्या होता है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो इम्प्लांट होते हैं, और बॉडी के पार्ट्स जब इम्प्लांट होंगे तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, जो बायोनिक्स है ये हेल्प करता है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल। जिन पीपल के बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, उनको इम्प्लांट करते हैं, तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली बायोनिक्स हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल। आप सभी जानते हैं कई बार जो ना बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि आर्म्स, कई बार किसी एक्सीडेंट में आर्म्स चली जाती हैं, लेग्स डैमेज हो जाते हैं, आईज और कान कई बार चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बायोनिक्स के अंदर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं। और अब ये क्या यूज हो रहा है, उसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स यूज हो रहा है। यदि आप और डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, इसमें और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एवियोनिक्स। ये एवियोनिक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर मैकेट्रॉनिक्स को, कौन से फील्ड में, इन एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट, यानी कि आप एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि जब आप हवा में, जितने भी हवा में चलने वाले व्हीकल्स हैं उनके लिए आप जब मैकेट्रॉनिक्स यूज करते हो तो वो कहलाता है एवियोनिक्स। ठीक है, एवियोनिक सिस्टम इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कम्युनिकेशन इसके अंदर होता है, नेविगेशन। नेविगेशन आप सभी जानते हैं, जब आप गाड़ी में बैठ करके जीपीएस ऑन कर लेते हैं तो आपको वो रास्ता दिखाता रहता है, तो वो नेविगेशन होता है। ठीक है, डिस्प्ले एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स। तो अल्टीमेटली जब आप एयरक्राफ्ट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, स्पेस क्राफ्ट में आप यूज करते हैं मैकेट्रॉनिक्स को, तो वो कहलाता है एवियोनिक्स। रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, एक ऑटोट्रॉनिक्स, दूसरा बायोनिक्स एंड तीसरा एवियोनिक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपसे पूछ रहा है, कह रहा है आपसे कि डिफाइन सेंसर विद एग्जाम्पल। सेंसर क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए सेंसर क्या है, सेंसर एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों, सेंसर एक ऐसी डिवाइस है, सेंसर एक ऐसा एलिमेंट है, सेंसर एक ऐसी डिवाइस है, जब फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज होता है, फिजिकल क्वांटिटी में जब कोई चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, और फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जब फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज होता है तो सेंसर क्या करता है, उनको सेंस कर लेता है और एक आउटपुट सिग्नल जनरेट कर देता है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझूं, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आप सेंसर की डेफिनेशन को यहां पर रीड कर लीजिए मेरे साथ। क्या होता है सेंसर, सेंसर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स यूजेबल आउटपुट in response to the change in specified physical quantity which is measured। जिस भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है या प्रेशर को मेजर करना है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जैसे ही कुछ चेंज होगा तो सेंसर क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा और एक सिग्नल, आउटपुट सिग्नल आपको देगा। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, द फिजिकल क्वांटिटीज में भी टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो सकता है, टॉर्क हो सकता है,
ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सेंसर का एग्जाम्पल ध्यान समझिए, एग्जाम्पल एकदम आपको ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सभी आप यूज करते हैं, आज इजीली आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर सेंस द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन कॉन्टेक्ट। जब थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है और वो आपकी बॉडी की कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। ध्यान दीजिए, थर्मोमीटर सेंसर नहीं है, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो एक सेंसर है। इस तरह से आपने देखा होगा, ये मान लीजिए ये क्या है, एक थर्मोमीटर है, और इस थर्मोमीटर के अंदर एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी भरी रहती है। यहां पर देखिए ये होता है इसका बल्ब, थर्मोमीटर का ये बल्ब होता है, ठीक है। तो इस थर्मोमीटर के ऊपर क्या है, यहाँ पर रीडिंग्स लिखी रहती है टेम्परेचर की, और जब इस थर्मोमीटर का आप यूज करते हो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ये जो बल्ब है ये बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है आपकी। ये जो बल्ब होता है थर्मोमीटर का, ये आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है और एक सिग्नल जनरेट करता है। मतलब ये इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इस टेम्परेचर की वजह से जो इसके अंदर मरकरी है, उस मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ राइज होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा राइज होगा इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बल्ब ऑफ थर्मोमीटर को एग्जाम्पल बता सकते हैं, समझा सकते हैं सेंसर के लिए। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, तो आपसे एक तो पूछा जा सकता है कि सेंसर क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां भी आपको ट्रांसड्यूसर एग्जांपल के साथ ही समझाना है। समझिए, मैंने आपको बताया था ना अभी, ये जो थर्मोमीटर था, थर्मोमीटर का जो बल्ब है बच्चों, ये तो है सेंसर, और पूरा थर्मोमीटर जो होता है ये क्या होता है, पूरा थर्मोमीटर क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ट्रांसड्यूसर। थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो सेंसर है, और पूरा थर्मोमीटर जो है वो क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं इसके। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज सेंसिंग एलिमेंट, सेंसिंग एलिमेंट या डिटेक्टर कह सकते हैं, और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन एलिमेंट। देखिए यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ बच्चों, ये देखिए, ये सेंसर हो गया इसके अंदर, और एक हो गया इसके अंदर आ जाएगा ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो इनपुट सिग्नल मिलेगा यहां पर, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होगा, जैसे कि टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर की हेल्प से अपनी बॉडी का, तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो ये क्या करेगा, सेंसर उस टेम्परेचर को सेंस करेगा और एक सिग्नल दे देगा, ठीक है। उस सिग्नल क्या देगा आपको, ये जो इसके अंदर मरकरी भरी हुई थी इसका लेवल जो है राइज हो जाएगा, क्योंकि उस जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी जो मरकरी है उतनी ज्यादा एक्सपेंड होगी। आप जानते हैं ना, जितना जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो एक होता है यहाँ पर सेंसर, पहला जो पार्ट है वो सेंसर है, दूसरा क्या है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट। क्या है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट। तो दो एलिमेंट से मिलकर के बनता है ट्रांसड्यूसर। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों थर्मोमीटर का। ध्यान दीजिए, ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर एग्जांपल है ट्रांसड्यूसर का, इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्मोमीटर है एग्जांपल ट्रांसड्यूसर का, और थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो एग्जांपल है सेंसर का, वो एग्जांपल है सेंसर का। ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रांसडक्शन जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब आप आई थिंक एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। थर्मोमीटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, थर्मोमीटर का अगर बल्ब की बात करेंगे तो वो सेंसर है, और पूरे थर्मोमीटर की बात करेंगे तो वो ट्रांसड्यूसर है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने टाइप्स के सेंसर हो सकते हैं, कितने टाइप्स के सेंसर हो सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारे सेंसर्स हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसमें से एक दो आप डिटेल में डिस्कस पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कम से कम 4-5 सेंसर्स आप यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन सेंसर्स ऑल्सो राइट डाउन द लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सेंसर्स। मैंने आपको बताया था अभी, सेंसर क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में जब कोई चेंज होता है तो उसको सेंस करने के लिए सेंसर्स का यूज किया जाता है। तो अगर प्रेशर के अंदर कोई चेंज हुआ तो प्रेशर को सेंस करने के लिए प्रेशर सेंसर होंगे, टेम्परेचर में कोई चेंज होगा तो टेम्परेचर सेंसर होंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सेंसर्स हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गए, IR सेंसर हो गए, प्रेशर सेंसर, लाइट को सेंस कर रहे हैं तो लाइट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, तो आप ये एक रीड कर लीजिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सेंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने लिखे हुए हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो ट्रांसड्यूसर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हमने लिखा कि ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, कि कौन सी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, कौन सी क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो क्या कौन से हो जाएंगे, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, जैसे थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया, या फिर आपका थर्मोमीटर हो गया। ये थर्मोमीटर क्या था, मैंने बताया था ना अभी आपको, ये एक ट्रांसड्यूसर है। जैसे कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गए, प्रेशर को मेजर करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर यूज होंगे वो प्रेशर ट्रांसड्यूसर कहलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स, जैसे एलवीडीटी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। फ्लो ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑपरेशन, जो ट्रांसड्यूसर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से भी। जैसे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं, रजिस्टिव हो सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, केमिकल ट्रांसड्यूसर्स भी हो सकते हैं। एक और इसका क्लासिफिकेशन है बच्चे यहाँ पर कि ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भाई आपको बताना होगा, एक सेकेंड प्लीज, यस, हमको बताना है कि ट्रांसड्यूसर कितने टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स। तो ये दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड सेकंड वन इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। कैसे आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो समझिए जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, जिनको बाहर से एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होगी। एक्सटर्नल, नॉट रिक्वायर्ड एनी पावर सोर्स, नॉट रिक्वायर्ड एनी पावर सोर्स। ऐसे ट्रांसड्यूसर्स जिनको एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं। जैसे थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है, यस और नो। और ये कौन सा है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि जब आप थर्मोमीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बाहर से किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सोर्स। इसमें क्या होगा, जब हम इस ट्रांसड्यूसर को यूज करेंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर को, तो एक एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर, थर्मिस्टर किसका एग्जांपल है बच्चों, पैसिव ट्रांसड्यूसर का है। जब आप थर्मिस्टर यूज करेंगे तो एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए होगा। तो इस तरह से आप एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट का, एक्सप्लेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। मेनली जो है दो कैटेगरी हो सकती हैं इसकी, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से भी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स, या ऐसे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। बता देता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से समझिए जरा। स्टैटिक को मैं पहले आपको बताता हूं कि स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। देखिए स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स वो पैरामीटर्स होते हैं, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनका इनपुट जो होता है बच्चे, जिनका इनपुट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर अगर वेरी भी करता है तो बहुत ही स्लोली वेरी करता है, बहुत ही स्लोली वेरी करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी, रेंज, लीनियरिटी, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये क्या है, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या है, स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनका जो इनपुट है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या टाइम के साथ अगर वेरी भी करेगा तो बहुत ही स्लोली वेरी करेगा। दूसरा डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं जिनका इनपुट वेरिएबल क्या होता है बच्चों, चेंज होता है रैपिडली चेंज होता है टाइम के साथ। ध्यान दीजिए, जिनका इनपुट वेरिएबल्स चेंज होता है रैपिडली, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे पैरामीटर्स कहलाती हैं डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स या फिर डायनामिक एरर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डिफरेंस आप समझा सकते हैं कि भाई इनपुट वेरिएबल अगर कांस्टेंट है या अगर चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा है, तो वो स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में रैपिडली चेंज हो रहा है उसका इनपुट वेरिएबल, तो वो डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो यूनिट नंबर 5 है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। यस, दिस वन,
ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फिनिश हो गया हमारा, इसमें जिसमें हमने समझा था कि मैकेट्रॉनिक्स होती क्या है, व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स, स्कोप एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड इंट्रोडक्शन टू ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Then what are the sensors, transducers and types of sensors, transducers and their characteristics, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक चेन क्या होती है, कैम का फंक्शन क्या होता है, रेचेट मैकेनिज्म क्या होता है, गियर्स एंड टाइप्स ऑफ गियर्स की बात करेंगे, बेल्ट एंड बियरिंग की बात हम लोग करेंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चन हम लोगों के हो गए थे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, डिफाइन काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, या जिसको हम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, व्हाट इज एलिमेंट। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काइनेमेटिक लिंक को समझाने के लिए या एलिमेंट को समझाने के लिए मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, ताकि आप इजिली कनेक्ट हो पाए, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनिट नंबर 2 में। क्या आईसी इंजन सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, एक सिलेंडर होता है, यानी कि सिलेंडर क्या होता है, वहां पर एक फिक्स होता है, सिलेंडर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। बोलो यस और नो, पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। याद आ रहा है आपको, पिस्टन सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी तक क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं काइनेमेटिक लिंक क्या होता है या लिंक क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो पिस्टन है ये सिलेंडर के अंदर क्या कर रहा है बच्चों, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर और पिस्टन के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। यस और नो, कि भाई पिस्टन जो है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब पिस्टन सिलेंडर के साथ रिलेटिव मोशन में है। तो हम ये कह सकते हैं पिस्टन एक लिंक है, पिस्टन एक क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह से क्योंकि सिलेंडर भी क्या है, सिलेंडर पिस्टन के साथ रिलेटिव मोशन में है, तो सिलेंडर भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक एलिमेंट हो जाएगा, एक लिंक हो जाएगा। इसी तरह से आप बताइए जरा मुझे, एक होती है कनेक्टिंग रॉड, भूल तो नहीं गए, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, और ये एक होता है क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट या फिर क्रैंक होती है। ये देखिए ये तो होगी क्रैंक और ये होगी कनेक्टिंग रॉड। ये जो कनेक्टिंग रॉड है बच्चों, कनेक्टिंग रॉड का एक एंड कहां पर कनेक्ट रहता है, पिस्टन साइड, और दूसरा एंड क्रैंक साइड। इसका मतलब ये हुआ जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी रिलेटिव मोशन में है, किसके साथ, क्रैंक और पिस्टन के साथ। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक लिंक हो जाएगा। इसी तरह से जो क्रैंक है, क्रैंक भी रिलेटिव मोशन में है, तो क्रैंक भी क्या है, एक एलिमेंट है, एक लिंक है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है या फिर काइनेमेटिक लिंक है क्या होता है। देखो रीड करो जरा इसको, किसी भी मशीन का पार्ट्स, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर काइनेमेटिक लिंक क्या होता है। एवरी पार्ट ऑफ मशीन, मशीन का हर एक वो पार्ट विच इज हैविंग some relative motion, which is having some relative motion with respect to some other parts will be known as kinematic link। समझ में आई बात आपको, मशीन का हर एक वो पार्ट जो दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है, तो वो काइनेमेटिक लिंक कहलाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। एग्जांपल्स आप देख लिया आपने कि भाई जो पिस्टन है वो एक क्या है, एक एलिमेंट है, एक काइनेमेटिक लिंक है। कनेक्टिंग रॉड भी क्या है, एक एलिमेंट है, एक काइनेमेटिक लिंक है। इसी तरह से क्रैंक भी, सिलेंडर भी, लीवर भी, ये सब क्या है, काइनेमेटिक लिंक्स हैं या फिर हम इनको एलिमेंट कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट भूमिका बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी हमको समझना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन को समझने के लिए काइनेमेटिक लिंक को समझना जरूरी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। दैट इज डिफाइन काइनेमेटिक चेन विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक आपको समझ में आ गया कि जब मशीन का वो एलिमेंट वो कंपोनेंट्स जो दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या होता है, रिलेटिव मोशन में होता है, तो काइनेमेटिक लिंक कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक होती है, वो एक लिंक हो गया। देखिए यहाँ पर कितने लिंक हैं टोटल इस मैकेनिज्म के अंदर या इस मशीन के अंदर। दूसरा कनेक्टिंग रॉड एक लिंक हो गया, और एक सिलेंडर जो है वो तीसरा लिंक हो गया, और एक स्लाइडर यानी कि जो पिस्टन होता है जो स्लाइड करता है वो 4 लिंक। तो यहाँ पर देखो बच्चों टोटल 4 लिंक हैं। कितने लिंक हैं, 4 लिंक हैं। हमको समझना है काइनेमेटिक चेन क्या होती है। चेन का मतलब आप पहले समझिए, ओनली व्हाट इज काइनेमेटिक चेन। देखिए जब फर्स्ट लिंक लास्ट वाले लिंक से क्या हो जाएगा,
कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, एक कड़ी बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इस कड़ी से, इस क्लोज चेन से, देखो मैं आपको बता दूं कि जब व्हेन फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक तो क्या बन गई, एक क्लोज्ड चेन बन गई। क्या बन गई, एक क्लोज्ड चेन बन गई। अब इस क्लोज्ड चेन से, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं जितने भी यहां से हमको मोशन मिल रही हैं, ऑल रिलेटिव मोशंस क्या होने चाहिए, क्लोज्ड चेन के अंदर जितने भी रिलेटिव मोशंस हैं वो क्या होने चाहिए, कंस्ट्रेंट होने चाहिए, यानी कि वो डिजायर्ड मोशन होनी चाहिए। जैसी मोशन हम चाहते हैं, डिजायरेबल मोशन हमको यहां से मिलनी चाहिए, ठीक है, तो हम कहेंगे उसको काइनेमेटिक चेन। तो जब फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट हो जाता है तो एक क्लोज चेन बन जाती है, और इस क्लोज चेन से जितने भी रिलेटिव मोशंस हमको मिलेंगे वो कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, डिजायरेबल होनी चाहिए। तो हम ऐसी चेन को क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसी चेन को हम काइनेमेटिक चेन कहेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, काइनेमेटिक चेन क्या होती है। चलिए एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इसके लिए, काइनेमेटिक चेन के लिए ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ये दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। जो क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड वाला जो मैकेनिज्म होता है वो काइनेमेटिक चेन का एक एग्जाम्पल है। और एक देख सकते हैं यहाँ पर आप सिंपल से डायग्राम, 4 बार चेन। यहाँ पर देखिए ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है और ये चौथा लिंक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4। इसमें से देखिए अगर हम ये जो लिंक नंबर 3 है ये क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चारों में से, इन चारों लिंक में से कोई भी लिंक क्या नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो यानी जो लिंक नंबर 1 है ये क्या कर रहा है, इस तरह से ये लीवर की तरह मतलब लीवर है एक तरह से, ये मूव कर रहा है, ऑस्किलेट करेगा ये, मतलब रोटेट नहीं करेगा, कंप्लीटली रोटेट नहीं करेगा, क्रैंक की तरह से यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा आपका डबल लीवर मैकेनिज्म। एक भी यहाँ पर एक भी लिंक ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली रोटेट कर रहा हो, कंप्लीटली रोटेट कर रहा हो ऐसा कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं है। चलिए दूसरे डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखें, जो सेकंड वाला डायग्राम बच्चों, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें आप, दिस वन, तो यहाँ पर देखिए जो लिंक नंबर 4 है बच्चे, ये जो लिंक नंबर 4 है ये कंप्लीटली रोटेट कर रहा है। ये कंप्लीटली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और कंप्लीटली रोटेट क्या करता है, क्रैंक क्या करती है, वो रोटेट करती है इस तरह से। क्रैंक क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर रहेगा लीवर, ये वाला है ना, ये रोटेट नहीं करेगा, ये वाला लिंक नंबर 4 कंप्लीटली रोटेट करेगा। तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट, एक यहाँ पर लीवर है और एक दूसरा यहाँ पर क्या बन गई, क्रैंक बन गई। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। क्या कह सकते हैं इसको, क्रैंक एंड लीवर या लीवर क्रैंक मैकेनिज्म। एक यहाँ पर लीवर हो गया, लिंक नंबर 1 क्या है, लीवर है, लिंक नंबर 4 क्या है, यहाँ पर क्रैंक है। नाउ तीसरे डायग्राम पे जरा फोकस कीजिए, दिस इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। यानी डबल क्रैंक का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्रैंक का मतलब कंप्लीट रोटेशन, डबल मतलब 2। तो 2 लिंक ऐसे होंगे जो कंप्लीटली यहाँ पर रोटेट कर रहे होंगे। तो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली रोटेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दो यहाँ पर जो लिंक हैं वो कंप्लीटली रोटेट कर रहे हैं। तो ये आपने लोकोमोटिव रेल का जो ट्रेन होती है उसमें आपने देखा होगा, यही मैकेनिज्म होता है वहां पर, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रेन में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो लिंक है, इसकी ये दोनों आमने सामने की जो लिंक है इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका 4 बार चेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि डिफाइन मैकेनिज्म एंड मशीन। मशीन क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होती है। आपने अभी देखा बच्चों यहाँ पर काइनेमेटिक चेन के बारे में, तो ये क्या है, काइनेमेटिक चेन है, बोलो यस और नो। काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है, ये काइनेमेटिक चेन है, ये भी काइनेमेटिक चेन है और ये भी काइनेमेटिक चेन है। अब देखिए यहाँ पर हर एक चेन के अंदर क्या है, एक लिंक फिक्स है, एक लिंक फिक्स है। तो जब हम काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म बन जाता है। ध्यान सुनो, जब काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स हो जाता है, कोई सा भी लिंक, एनी वन ऑफ द लिंक, देखो इफ वन ऑफ द लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड देन इट विल बी नोन एज मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन का एक लिंक कोई सा भी अगर फिक्स हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, मैकेनिज्म बन जाएगा। क्या कहेंगे उसको हम, मैकेनिज्म कहेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आइस इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है वो फिक्स होता है ना, तो ये क्या है, मैकेनिज्म है। नाउ व्हाट इज मशीन। तो मशीन की डेफिनेशन आपने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो वहां पर भी बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताता है वो, ठीक है, चतुर, ठीक है। तो समझिए जरा क्या है व्हाट इज मशीन। तो मशीन सबसे पहले छोटी यूनिट क्या होगी बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है या एलिमेंट क्या होता है। उन सबसे मिलकर के क्या बन गई हमको, जब फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट हो गया तो क्या मिल गई, चेन मिल गई, काइनेमेटिक चेन बन गई।
और काइनेमेटिक चेन का जब एक लिंक फिक्स कर दिया तो क्या बन गई, मैकेनिज्म बन गई। अब इस मैकेनिज्म को अगर हम यूटिलाइज करें एक डिजायर्ड आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए तो बन जाएगी मशीन। व्हाट इज मशीन बच्चे? देखिए जो मैकेनिज्म हमको मिला है ना, व्हेन अ मैकेनिज्म इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू गिवन इनपुट देन इट विल बी नोन एज मशीन। जब हम किसी मैकेनिज्म को यूटिलाइज करते हैं डिजायर्ड आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए तो क्या बन जाता है, वो मशीन बन जाती है। जैसे आईसी इंजन है, क्या है, एक मशीन है, क्योंकि यहां से हम डिजायर्ड आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं। ये भी तो बात क्लियर है आपको। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है आईसी इंजन का, आप इसी से सारी चीजें समझ सकते हैं कि भाई आपको अगर बताना होगा काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट क्या होता है, कि भाई जो कनेक्टिंग रॉड होती है, पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। और जब ये आपस में क्या हो जाते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट वाले से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, काइनेमेटिक चेन बन जाती है। और जब हम उसका एक लिंक फिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मैकेनिज्म। जैसे सिलेंडर फिक्स होता है यहाँ पर, तो ये मैकेनिज्म बन गया। और इस मैकेनिज्म से जब हम डिजायर्ड आउटपुट लेने लग जाते हैं तो क्या बन जाती है, ये मशीन बन जाती है। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि मैकेनिज्म क्या होता है, मशीन क्या होती है, और काइनेमेटिक चेन क्या होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन कैम विद डायग्राम। कैम क्या होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम, ये आपको समझना है। तो कैम इज अ बॉडी विच रोटेट्स और ऑस्किलेट्स। कैम एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा मेंबर है जो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है या फिर ऑस्किलेट भी कर सकता है। एंड इन डूइंग सो इम्पार्ट्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द सेकंड बॉडी विच इज कॉल्ड फॉलोवर। यहां पर देखिए जरा, ये तो होगी कैम, ये देख रहे हैं, ये तो होगी कैम, दिस इज द कैम। ओके, तो ये कैम क्या करती है, ये रोटेट कर सकती है, ऑस्किलेट कर सकती है। देखिए ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और ये देखिए दूसरा जो मेंबर है यहां पर है फॉलोवर, ये क्या है, फॉलोवर है। तो ये इसको एक मोशन इंपार्ट करेगी, और ये जो फॉलोवर है ये रेसिप्रोकेट करेगा, अप एंड डाउन यूनिट में मूव कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, किसकी वजह से, कैम की वजह से। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर कैम जो है, कैम क्या है, एक बॉडी है जो क्या कर सकती है, ऑस्किलेट करेगी या फिर रोटेट करेगी। और ये सेकंड वाली जो बॉडी है जिसके कांटेक्ट में है, ये फॉलोवर है, इस फॉलोवर क्या कराएगी, ये इस फॉलोवर को क्या कराएगी, रेसिप्रोकेट कराएगी, एक मोशन प्रोवाइड कराएगी इसको। ठीक है, एक एनिमेशन देखे जरा इसको। ये जो कैम है, मान लीजिए अगर इस कैम को मैं सर्कुलर बना देता, पूरा पूरा इस कैम को जो है इस तरह से अगर मैं सर्कुलर बना देता, तो आप मुझे बताइए जरा, ये जो फॉलोवर है, ये फॉलोवर क्या ऊपर नीचे मूव करता, बिल्कुल नहीं करता, ये स्टेशनरी हो जाता। ठीक है, तो अब ये कितना तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा फॉलोवर, कितना तेजी से नीचे आएगा, और कितने समय तक यहाँ पर ये रुका रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा जो कैम है इसकी शेप कैसी है, ये कैम की शेप पर डिपेंड करेगा। अब देखिए दो चीजें और समझिए, यहाँ पर तीन चीजें समझिए छोटी छोटी। एक होता है यहाँ पर देखिए राइज, राइज होता है, और एक होता है डुएल, और एक होता है फॉल। राइज का मतलब ये है कि जब कैम रोटेट कर रही होगी, राइज का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि फॉलोवर उस समय क्या जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है कैम का, जब ये फॉलोवर के कांटेक्ट में होता है तो उस समय फॉलोवर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। फॉल का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये वाला जब पोर्शन फॉलोवर के कांटेक्ट में रहेगा, दिस वन है ना, ये वाला पोर्शन जहां पर ये जो इसकी रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस समय जो फॉलोवर है वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, एक पोर्शन यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो रेडियस है इसकी कांस्टेंट है, ये निचले वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डुएल। निचले वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसको, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, डुएल। मतलब जब तक ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन कांटेक्ट में रहेगा, कैम का फॉलोवर के कांटेक्ट में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे डुएल। ठीक है, तो तीन चीजें याद रखें आप। एक तो, एक सेकेंड, यस, तीन चीजें याद रखें। एक तो राइज, राइज मतलब जब ये फॉलोवर ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, एक फॉल जब ये फॉलोवर नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक डुएल जब ये रुका रहता है कुछ समय के लिए, जब ये पोर्शन इसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैम, कैम कितने टाइप्स की हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप। कैम की शेप कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉलोवर का मूवमेंट, जो फॉलोवर है वो किस तरह से मूव कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मैनर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉलोवर।
तो कुछ बहुत सारी हो सकती है। यहाँ पर मैंने 5 टाइप्स लिखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज वेज एंड फ्लैट कैम्स, सेकंड वन इज रेडियल और डिस्क कैम्स, थर्ड वन इज स्पाइरल कैम्स, फोर्थ वन इज सिलेंड्रिकल कैम्स एंड फिफ्थ वन इज स्फेरिकल कैम। देखिए, अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है कैम का, तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आपसे यही क्वेश्चन कैम का 10 मार्क्स में पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? तो पहले आप कैम को डिफाइन करेंगे डायग्राम के साथ, फिर कैम के टाइप्स भी लिखेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कितने शब्दों में अपना आंसर लिखना है, कितने पेजेस का आंसर आपको लिखना है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन में आप आंसर लिख दीजिए। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 से 4 पेजेस में आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको कितना लिख करके आना है ना। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं 10 मिनट की, उसमें मैंने इस तरह से आपको टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय जब हम AKTU की कॉपी लिख रहे होते हैं एग्जाम में, तो किस तरह से हम कॉपी लिखते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, तो आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। टाइप्स ऑफ कैम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको टाइप्स ऑफ कैम्प समझाने पड़ेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया बच्चों, वेज एंड फ्लैट कैम्प। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी शेप है, वो कैसी शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया वेज एंड शेप कैम्प। यानी कि यहाँ पर क्या करेगा, फॉलोवर जो है ये हो गया फॉलोवर, ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया रेडियल और डिस्क कैम। अगर इसकी शेप कैसी है, रेडियल है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस कैम को हम कह सकते हैं रेडियल और डिस्क कैम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, बताया मैंने आपको स्पाइरल कैम। स्पाइरल कैम क्या होगा, जब स्पाइरल शेप की कैम होगी तो वो स्पाइरल कैम कहलाएगी। और फोर्थ वन इज सिलिंड्रिकल कैम्स। अगर सिलिंड्रिकल शेप है तो सिलिंड्रिकल कैम कहलाएगी। एंड फिफ्थ वन इज स्फेरिकल कैम, यानी कि यहां पर देखिए जो शेप है इसकी वो कैसी है, स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल कैम्स कहलाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह के सेम डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई करके लाइन डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कैम का क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आप कैम के बारे में लिखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ कैम्स के बारे में लिखेंगे, पूरा लिख करके आएंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से। अगर हम बात करें आगे फर्दर, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फॉलोवर्स, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपसे टाइप्स ऑफ दी फॉलोवर्स। फॉलोवर को कौन मूव कराता है, कैम मूव कराती है। तो फॉलोवर की जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट फॉलोवर है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट कांटेक्ट है। और एक नाइफ फॉलोवर है, नाइफ जैसी एज है, नाइफ जैसी शेप है इसकी फॉलोवर की, तो इसको हम कह सकते हैं नाइफ फॉलोवर। और यहाँ पर देखिए रोलर लगा हुआ है फॉलोवर में नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, रोलर फॉलोवर हो जाएगा। अगर हम रोलर फॉलोवर को नाइफ से या पॉइंट से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है लोअर फॉलोवर में, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं है। जबकि जो फर्स्ट टू है इनमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर रोलिंग कॉन्टैक्ट है, इसलिए फ्रिक्शन कम हो जाता है। और भी अगर हम देखें तो स्लाइडिंग एंड ऑस्किलेटिंग, ये स्लाइड भी कर रहा है फॉलोवर और ऑस्किलेट भी कर रहा है, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको हम, स्लाइडिंग एंड ऑस्किलेटिंग फॉलोवर। यहाँ पर देखिए फ्लैट है एकदम इसकी शेप जो है, तो इसको हम फ्लैट फॉलोवर कह सकते हैं। यहाँ पर जो शेप है इसकी मशरूम टाइप की है, तो मशरूम फॉलोवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पर कि कैम क्या होती है, कैम कितने टाइप्स की होती है और फॉलोवर कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द यूज ऑफ गियर्स और गियर ड्राइव्स। मतलब गियर्स के बारे में आपको समझाना है, गियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के गियर्स होते हैं और क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये एक मान लीजिए गियर 1 है और ये गियर 2 है। तो गियर 1 और गियर 2 आपस में क्या है, मैच्ड हैं। यूज क्या है इनका, देखिए ये वाला जो गियर 1 है ये इस वाली शाफ्ट पे क्या होगा, अटैच होगा। गियर नंबर 2 इस वाली शाफ्ट पर ये अटैच है ना। मान लीजिए ये इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। काम क्या होगा इनका, कि मान लीजिए ये है आपका ड्राइवर, इसको हमने इनपुट दिया, ये इनपुट शाफ्ट है, इसको हमने क्या दिया, इनपुट दिया, तो ये हो गया हमारा ड्राइवर, है ना, ये हो गया हमारा ड्राइवर गियर। अब ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा क्योंकि इसके साथ ये कांटेक्ट में है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आउटपुट शाफ्ट हो जाएगी, दिस इज आउटपुट शाफ्ट। और ये हो जाएगा ड्रीवन, है ना, ये हो जाएगा ड्रीवन। तो ये हो गया ड्राइवर गियर, गियर नंबर 1, और गियर नंबर 2 हो गया ड्रीवन, यानी कि जो 1 वाला है ये 2 को रोटेट कराएगा। क्यों यूज करते हैं गियर्स को,
तो जो शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है, तो शाफ्ट 1 से शाफ्ट 2 पर हम क्या करनी है, पावर ट्रांसमिट करनी होती है। तो गियर्स आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर, पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम गियर्स का यूज करते हैं। नाउ आप देखते हैं गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, कार है आपके पास, स्कूटी, स्कूटी में भी गियर्स होते हैं, हालांकि वो ऑटोमेटिक चलते हैं। बाइक है आपके पास या फिर किसी के पास कार है, तो उसमें गियर्स आप लगाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, ताकि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए, है ना। टॉप गियर आप चलाते हैं, टॉप गियर में गाड़ी चलाते हैं ताकि आपकी स्पीड क्या रहे, ज्यादा रहे। तो गियर्स की हेल्प से आप ये काम करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। सो गियर्स आर आल्सो यूज्ड टू चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए या वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए। हम कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो को चेंज करने का काम भी करते हैं गियर्स। कई बार आपको स्पीड बढ़ानी होती है गाड़ी की, कई बार स्पीड कम करनी होती है, तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, गियर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट, आपको कई बार गाड़ी आगे चलानी है, कई बार गाड़ी पीछे चलानी है, तो आगे के भी गियर्स होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, और बैक गियर भी होता है। तो बैक गियर हम मतलब डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो गियर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि गियर्स का यूज क्या है। Gears are used to transmit the power, gears are used to change the velocity, and gears are used to change the direction. अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और हमको देखनी है, गियर रेशियो। ये गियर रेशियो क्या होता है, व्हाट इज गियर रेशियो। देखो यहां पर क्योंकि ये जो गियर्स हैं ये ऑब्वियसली रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, मान लीजिए कितनी है, ओमेगा 1। गियर 1 की वेलोसिटी ओमेगा 1 है एंगुलर वेलोसिटी, गियर 2 की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 2 है। गियर 2 की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 2। तो 1 ड्राइवर था, 2 क्या था, ड्रिवन था, तो गियर रेशियो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर गियर टू दी ड्रिवन गियर। अब आप मुझे जरा सोच करके बताइए, ये छोटा गियर है, गियर नंबर 1, गियर नंबर 2 क्या है, बड़ा गियर है। तो अगर सेम टाइम की बात करूं, सेम पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करूं, तो कौन सा ज्यादा रोटेट करेगा, चक्कर कौन सा ज्यादा लगाएगा, घूमेगा कौन सा तेज, यानी गियर 1। तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका डायमीटर कम होगा। मान लीजिए इसका डायमीटर कितना है बच्चे, एक सेकेंड, कलर में चेंज कर लेता हूं। यस, इसका डायमीटर कितना है, मान लीजिए इसका डायमीटर D1 है और इसका डायमीटर कितना है, D2 है। इसके जो नंबर ऑफ टीथ है, डायमीटर कम है तो बच्चे नंबर ऑफ टीथ इसके कम होंगे। इसके नंबर ऑफ टीथ मान लीजिए T1 है और इसके नंबर ऑफ टीथ कितने बच्चों, इसके नंबर ऑफ टीथ है T2। तो डेफिनेटली जिसका डायमीटर कम होगा उसके नंबर ऑफ टीथ भी कम होंगे। अब वेलोसिटी किसके ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ टीथ कम है, जिसका डायमीटर कम है। छोटा जो गियर है, छोटा वाला गियर जो है वो सेम टाइम में क्या होगा, बड़े वाले गियर से ज्यादा घूमेगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ यानी कि डायमीटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1, है ना, या फिर D2 बाई D1। ठीक बात है, समझ पा रहे हो कि नहीं इस बात को। तो गियर रेशियो क्या हो जाएगा, पहला गियर और दूसरा गियर का जो दोनों की जो वेलोसिटी रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, गियर रेशियो कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गियर्स। गियर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के गियर हो सकते हैं, तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली। देखिए जरा यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है ये होगी शाफ्ट 1, ये होगी शाफ्ट 2, ये इस पर एक गियर लगा हुआ है, ये गियर 1 हो गया और ये गियर 2 हो गया। तो गियर 1 की शाफ्ट और गियर 2 की जो शाफ्ट है दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम पैरेलल गियर एक्सिस। क्या कहेंगे, पैरेलल गियर एक्सिस कहेंगे। चलिए बात करो जरा सेकंड वाले की। ये होगी आपकी ये हो गया आपका पहला गियर, ये हो गया आपका दूसरा गियर, ये पहले गियर की शाफ्ट है और ये दूसरे गियर की शाफ्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों, इस बार दोनों गियर की जो शाफ्ट की एक्सिस है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या है, इंक्लाइंड है, वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इंक्लाइंड एक्सिस, इंक्लाइंड टू वन अनदर। एक दूसरे की जो इनकी जो दोनों की एक्सिस है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को इंक्लाइंड है, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे। जबकि पहले वाले केस में इनकी जो एक्सिस थी दोनों शाफ्ट की, ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो तीसरे वाला डायग्राम है, इस वाले डायग्राम पर जरा फोकस कीजिए। एक्सियल टीथ, मतलब यहाँ पर जो गियर है बच्चों, इस पर टीथ कटे हुए हैं, ये इस तरह से टीथ कटे हुए हैं। तो ये टीथ क्या है, जस्ट एक्सिस के पैरेलल हैं, जो शाफ्ट की एक्सिस है उसके जस्ट पैरेलल हैं। तो इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सियल टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल टीथ। इस वाला जो डी वाला जो डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से अगर देखें तो शाफ्ट की एक्सिस तो ऐसे रही होगी,
है ना। और ये जो टीथ कटे हुए हैं ये इंक्लाइंड है। कैसे हैं टीथ? इंक्लाइंड है। शाफ्ट की जो एक्सिस है इंक्लाइंड है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? इनको बोलेंगे हम हेलिकल टीथ, अगर शाफ्ट की क्या है? इंक्लाइंड है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डबल हेलिकल है ना। ये क्या हो जाएगा? डबल हेलिकल। क्या बोलेंगे इसको हम? डबल हेलिकल। आगे बढ़ते हैं जरा। और ये देखिए जरा, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए है। 3D के डायग्राम कभी भी आप एग्जाम में बनाने की कोशिश ना करें। देखिए जरा ध्यान से, टाइप्स ऑफ गियर्स में बात कर रहा हूं, इसको जरा फोकस कीजिए इस वाले डायग्राम में। इस डायग्राम में क्या है बच्चों? दोनों जो गियर्स हैं, एक गियर ये हो गया, दूसरा गियर ये हो गया, है ना। ये इसकी शाफ्ट की शाफ्ट हो जाएगी, इसकी ये शाफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टीथ कटे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये टीथ क्या हैं? ये जस्ट पैरेलल हैं, जस्ट शाफ्ट के पैरेलल हैं। तो अगर टीथ शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल कटे होंगे तो वो इस पर गियर्स कहलाएंगे। और इस पर गियर्स हमेशा कम स्पीड के लिए यूज किए जाते हैं, ज्यादा स्पीड पर इस पर गियर्स टूट जाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर गियर्स क्या होता है, हेलिकल गियर क्या होता है, इंटरनल गियर क्या होता है, स्ट्रेट बेवल और रैक एंड पिनियन क्या होता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ, चिंता मत कीजिए आप, बस ये समझ लीजिए यहाँ पर। दूसरा हेलिकल गियर्स है। हेलिकल गियर्स का मतलब क्या होगा बच्चों? जब ये देखिए, ये इसकी शाफ्ट है और ये इसकी शाफ्ट है, तो यहाँ पर जो टीथ है ना वो इंक्लाइन कटे हुए हैं, शाफ्ट की जो एक्सिस है उसके इंक्लाइन कटे हुए हैं, तो वो हेलिकल गियर्स कहलाएंगे। यहाँ पर ग्रेजुअली एंगेजमेंट होता है दोनों गियर के टीथ का, इसलिए हाई वेलोसिटी पर ये टीथ टूटते नहीं है, काम कर जाते हैं। रैक एंड पिनियन, यहाँ पर देखिए रैक एंड पिनियन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमको रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना होता है तो हम रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो होगा, ये तो हो गया पिनियन, और ये हो गया रैक, है ना। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से मूव करेगा और ये रोटेट करेगा ऊपर वाला। तो रोटरी मोशन को जब हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेबल। बेबल गियर्स मतलब है कि यहाँ पर जो शाफ्ट की दोनों एक्सिस हैं क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, इंक्लाइंड है। और जो माइटर गियर है ये इसी का एक क्या है? स्पेशल केस है। जब ये दोनों एक्सिस जो है क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। दोनों गियर की जो एक्सिस हैं, दोनों गियर की जो शाफ्ट की एक्सिस है वो अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? माइटर गियर कहलाएगा। एक होता है वॉर्म एंड वॉर्म गियर, या वॉर्म एंड वॉर्म व्हील भी कह सकते हैं। जब वेलोसिटी रेशियो में बहुत ज्यादा चेंज चाहिए होता है, वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तो हम यूज करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर। इसके बाद आता है इंटरनल गियर्स। जैसे नट बोल्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो नट होता है उसके अंदर इंटरनल थ्रेडिंग होती है और बोल्ट में ऊपर की तरफ, बाहर आउटर साइड में थ्रेडिंग होती है। इसी तरह से गियर्स भी होते हैं। अगर अंदर की तरफ टीथ कटे हुए हैं तो इंटरनल गियर है, बाहर की तरफ टीथ कटे हुए हैं तो वो एक्सटर्नल गियर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इस पर गियर के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी। हेलिकल गियर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इंटरनल गियर क्या होता है, स्ट्रेट बेवल गियर क्या होता है, रैक एंड पिनियन क्या होता है। तो आप इनको, ये जो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आप लिख करके समझा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डू यू मीन बाय गियर ट्रेन? ये गियर ट्रेन क्या होती है? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि ये आपका एक गियर है, ये गियर है, ये गियर की शाफ्ट हो गई, ये गियर की शाफ्ट हो गई, और दूसरा गियर यहाँ पर है ना, दूसरा गियर यहाँ पर है। अब आप मुझे बताइए जरा, ये इस वाली शाफ्ट से और इस वाली शाफ्ट पर हमको पावर ट्रांसमिट करनी है, तो दोनों गियर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? हमको इंटरमीडिएट गियर्स यूज करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट गियर्स हमको यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे। तो इस ये अब क्या बन जाएगा बच्चों? ये इसको हम बोलेंगे गियर ट्रेन्स, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? गियर ट्रेन्स। अब पढ़ेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द टर्म गियर ट्रेन इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ इंटरमेस्ड गियर व्हील्स। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? दो से ज्यादा गियर्स होंगे, पहली बात तो। इट इज रिक्वायर्ड, कब जरूरत पड़ती है इनकी? व्हेन लार्ज डिस्टेंस इज देयर बिटवीन टू गियर्स। जब दो गियर्स के बीच में, दो शाफ्ट के बीच में जब लार्ज डिस्टेंस होती है तब हम गियर ट्रेन यूज करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन अ वेरी हाई और वेरी लो वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड। वेलोसिटी रेशियो में जब बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, चेंज चाहिए होता है, ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, कम स्पीड चाहिए होती है, तब भी हम गियर ट्रेन का यूज कर सकते हैं। गियर ट्रेन में भी सिंपल गियर ट्रेन और इट में भी कंपाउंड
गियर ट्रेन। अब ये सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है बच्चों, मैं एक एनिमेशन से आपको पहले दिखा देता हूँ। एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। देखिए सिंपल गियर ट्रेन के बारे में लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, डायग्राम बनाऊंगा अभी आपके लिए। और दूसरा है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गियर ट्रेन के बारे में मैं आपको बता रहा था, दो तरह की गियर ट्रेन होती हैं, सिंपल गियर ट्रेन एंड कंपाउंड गियर ट्रेन। तो पहले देखते हैं जरा सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, समझना ध्यान से। ये देखिए, ये सिंपल गियर ट्रेन है, दिस इज व्हाट सिंपल गियर ट्रेन। आप अगर यहाँ से देखें, ध्यान से इसको समझें, तो टोटल नंबर ऑफ शाफ्ट कितनी है, यहाँ पर देखिए जरा कितने टोटल नंबर ऑफ गियर्स हैं। दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 4। गियर 1 की शाफ्ट ये हो गई, गियर 2 की शाफ्ट ये होगी, गियर 3 की शाफ्ट ये होगी, गियर 4 की शाफ्ट ये होगी। गियर नंबर को मान लीजिए ये इनपुट गियर है या इनपुट शाफ्ट है, और ये हो जाएगा आपका गियर नंबर 4 या गियर नंबर शाफ्ट नंबर 4 जो है, ये हो जाएगी आउटपुट शाफ्ट। ये मान लीजिए ये ड्राइवर है, ये होगी मेन ड्राइवर, और ये हो गया यहाँ पर मेन ड्रिवन, है ना, ये हो गया मेन ड्रिवन, ठीक है, मेन ड्रिवन, ओके। और ये जो गियर नंबर 2 है और गियर नंबर 3 है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गियर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हर एक जितने भी दो इंटरमीडिएट शाफ्ट है यहाँ पर, तो दोनों इंटरमीडिएट शाफ्ट पर केवल एक एक गियर माउंट है, एक एक गियर माउंट है। तो हर एक शाफ्ट पर जब केवल एक ही गियर माउंट होगा तो वो कहलाएगी सिंपल गियर ट्रेन, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, गियर ट्रेन में एक शाफ्ट पर केवल एक गियर लगा हुआ है। नाउ व्हाट इज कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन को जरा समझिए, कंपाउंड गियर ट्रेन को जरा समझें, देखो जरा। तो ये मान लीजिए आपकी हो गया गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4, गियर नंबर 5 एंड दिस इज गियर नंबर 6। तो इसको मान लीजिए 1 वाले को ये इनपुट शाफ्ट हो गई, और ये हो गई आपकी आउटपुट शाफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका ड्राइवर, मेन ड्राइवर, है ना, ये हो जाएगा आपका मेन ड्रिवन, मेन ड्रिवन। अब बीच में देखिए दो शाफ्ट हैं, ये वाली एक शाफ्ट, ये वाली और ये वाली, दोनों शाफ्ट कैसी हैं, इंटरमीडिएट शाफ्ट हैं। तो गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4 क्या हो जाएंगे, और 5 क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट गियर्स। बात कर रहा था मैं यहाँ पर कंपाउंड गियर ट्रेन की। तो जब इंटरमीडिएट शाफ्ट, एक शाफ्ट या दोनों शाफ्ट में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा गियर होंगे, एक से ज्यादा गियर अगर होंगे तो वो कहलाएगी कंपाउंड गियर ट्रेन। क्लियर है आपको बात ये। अगर एक शाफ्ट पर, इंटरमीडिएट शाफ्ट पर अगर केवल, इंटरमीडिएट शाफ्ट पर केवल अगर एक गियर है तो वो सिंपल गियर ट्रेन है। इंटरमीडिएट शाफ्ट पर अगर एक से ज्यादा गियर हैं तो वो कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाती है। एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिए, एक चीज और थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पर। ये जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है, मैंने आपको बताया था अभी, ये मान लीजिए गियर 1 बताया था मैंने इसको, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4, गियर नंबर 5 एंड गियर नंबर 6। आप मुझे एक बात बताइए जरा, ये जो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 है, क्या ये दोनों एक ही शाफ्ट पर हैं, क्या ये दोनों एक ही शाफ्ट पर हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 3 है, तो क्योंकि ये एक ही कॉमन शाफ्ट पर है तो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 दोनों की जो वेलोसिटी उनकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बोलो यस और नो। नहीं, इसी तरह से जो गियर नंबर 4 और गियर नंबर 5 हैं, ये भी क्या है, एक कॉमन शाफ्ट पर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, बराबर, ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा 5, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों सेम शाफ्ट पर हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम शाफ्ट पर हैं। चलिए, तो एक बार पढ़ लीजिए जरा, आपसे पूछ रहा था कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होती है, तो बता देंगे आप इजीली। एवरी शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर एज शोन इन द फिगर। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपका पहला गियर है, मैं यहाँ पर टीथ नहीं काट रहा हूँ, आप भी जरूरी नहीं कि एग्जाम में टीथ काट करके दिखाएं, है ना। ये हो गया आपका पहला गियर, और ये हो गया आपका दूसरा गियर इस तरह से, और ये हो गया आपका तीसरा गियर। आप 3 गियर दिखा दीजिए या फिर 4 गियर दिखा दीजिए इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी सिंपल गियर ट्रेन। क्यों, क्योंकि हर एक, यहाँ पर देखिए ये गियर, ये हो गया गियर नंबर 1, ये हो गया गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड दिस इज गियर नंबर 4। तो यहाँ पर हर एक शाफ्ट पर केवल एक ही गियर लगा हुआ है, हर एक शाफ्ट पर क्या है, एक ही गियर लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, आपका ड्राइवर है, ये हो गया मेन ड्राइवर, और ये हो जाएगा मेन ड्रिवन। ठीक है, ये हो गया आपकी इनपुट गियर, ये हो गया आपका आउटपुट गियर। ये दोनों क्या हो जाएंगे बीच में, दीज आर दी इंटरमीडिएट गियर्स। क्या हो जाएंगे ये, इंटरमीडिएट। तो कंपाउंड गियर ट्रेन क्या हो जाएगी, कंपाउंड गियर ट्रेन में मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरमीडिएट शाफ्ट मस्ट हैव मोर देन वन गियर। जो इंटरमीडिएट शाफ्ट होती हैं
उसमें कम से कम एक शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखिए ये तो हो गया आपका इनपुट गियर, इनपुट शाफ्ट। ये हो गया आपका इस तरह से गियर नंबर 2, और ये जो गियर नंबर 2 है ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है, तो मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ। ये इस शाफ्ट पर क्या हो जाएंगे, एक से ज्यादा गियर हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों गियर नंबर 1। एक सेकंड, मैं बाद में इसके नंबर डाल दूंगा, एक सेकंड रुकेंगे आप। यस, दिस वन, ये नेक्स्ट वाला गियर हो गया। इस पर भी मैं एक और गियर बना देता हूँ, क्योंकि मैं कंपाउंड गियर ट्रेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से आप समझा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखना चाहूँ तो यस मैं लिख सकता हूँ, दिस इज गियर नंबर 1। और ये जो गियर नंबर 1 है ये 2 के साथ मैच हो रहा है, तो गियर 1 अगर ऐसे रोटेट करेगा तो गियर 2 भी, तो गियर 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्योंकि जो गियर नंबर 3 है बच्चों वो एक ही शाफ्ट पर लगा हुआ है, तो ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, और दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3। इसी तरह से जो गियर नंबर 3 है ये इसको चलाएगा गियर नंबर 4 को, है ना। तो अगर गियर नंबर 3 क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे जो दो गियर्स आपस में मैच होते हैं, इंटरमैच होते हैं, उनकी जो वेलोसिटी, जो डायरेक्शन होती है हमेशा अपोजिट होती है। तो और ये हो गया गियर नंबर 5, ये भी सेम शाफ्ट पर है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। और गियर नंबर 5 गियर नंबर 6 को चलाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक शाफ्ट पर, अगर इंटरमीडिएट शाफ्ट पर, यानी कि हर एक शाफ्ट पर एक ही गियर लगा हुआ है, एक ही गियर माउंट है, तो वो सिंपल गियर ट्रेन है। अगर इंटरमीडिएट शाफ्ट पर, किसी भी एक शाफ्ट पर अगर एक से ज्यादा गियर्स लगे हुए हैं तो वो कंपाउंड गियर ट्रेन कहलाती है। तो राइट, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यू नो व्हाट डू यू मीन बाय रेचेट मैकेनिज्म। ये रेचेट मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, रेचेट मैकेनिज्म यूज किया जाता है केवल एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, केवल एक ही डायरेक्शन पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये रनिंग वाला डायग्राम है और ये है आपका स्टेशनरी। ध्यान से आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। बताता हूं मैं आपको, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, ये पावर को ट्रांसमिट करेगा। ये होगी इसकी, देखिए ये तो हो गया जो बी वाला पार्ट है, ये हो गया इसका आपका, ये गियर हो गया, और जो ए है दिस इज दी आर्म, ये क्या हो गई, आर्म हो गई, और ये क्या हो गया, गियर हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं जो सी वाला पार्ट है, कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं रेचेट। क्या बोलते हैं इसको, हम रेचेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेचेट बोलते हैं, या फिर हम इसको PAWL, पावल भी कई बार कहते हैं। इसका मैं एनिमेशन दिखाता हूं आपको, इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए जरा, है ना, ये केवल इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट कर रहा है। अगर ये इसके जो अभी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये जो इसका पाउल है, ये येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और इसको ये रोटेट करने नहीं देगा, है ना, लॉक कर देगा इसको। देखिए लॉक कर दिया इसने ये, तो केवल ये सिंगल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड रेचेट मैकेनिज्म। क्या कहेंगे इसको हम, रेचेट मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। नाउ तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से ए जो है आर्म है, बी जो है यहाँ पर गियर है, और सी क्या है, ये पाउल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इसके अंदर व्हाट इज बेल्ट ड्राइव। ये बेल्ट ड्राइव क्या होती है ये हमको समझना है। सिंपल है बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा गियर ड्राइव। गियर ड्राइव जो है पॉजिटिव ड्राइव होती है, क्योंकि वहां पर टीथ कटे होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं, वहां पर स्लिपिंग जो है अलाउड नहीं होती है। लेकिन जो बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव मतलब यहाँ पर दो व्हील होंगे, या दो हम कह सकते हैं दो पुली होंगी, पुली ए एंड पुली बी, और इसके ऊपर क्या है, एक ये फट्टा है, एक बेल्ट लगी हुई है। और यहाँ पर जो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करेंगे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिट करेंगे, जैसे हम गियर में कर रहे थे। भाई गियर में भी तो ऐसा ही था कि एक शाफ्ट ये थी और दूसरी शाफ्ट ये थी, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट कर रहे थे हम गियर की हेल्प से। यहाँ पर हम पुली, बेल्ट एंड पुली की हेल्प से हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पर होगी पुली ए और ये होगी पुली बी, यहाँ पर एक बेल्ट लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेल्ट और पुली के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टॉर्क को या उस पावर को हम शाफ्ट ए से शाफ्ट बी पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। बोलो यस और नो। तो ये होगा हमारा बेल्ट एंड पुली ड्राइव। यहां पर क्या होता है, स्लिपिंग हो सकती है। यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, स्लिपिंग हो सकती है, बेल्ट और पुली के बीच में स्लिपिंग हो सकती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव ड्राइव कहते हैं। जबकि जो गियर ड्राइव थी वहां पर स्लिपिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर तो टीथ कटे होते हैं, तो वहां पर उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव। गियर ड्राइव को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव, और बेल्ट ड्राइव को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव ड्राइव, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग पॉसिबल है।
ठीक है। तो जहां पर वेलोसिटी रेशियो एकदम कांस्टेंट चाहिए होता है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहां पर स्लिपिंग इज नॉट अलाउड, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, तो वहां पर अगर पावर ट्रांसमिट करनी है तो वहां पर हम गियर ड्राइव का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर क्या हो सकता है, स्लिपिंग थोड़ी बहुत अलाउड है, जहां पर बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो नहीं चाहिए होता है, तो वहां पर हम बेल्ट ड्राइव का भी यूज कर सकते हैं। जो गियर ड्राइव्स होती हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली होती हैं, बेल्ट ड्राइव रिलेटिवली कम कॉस्ट होती है उनकी। अब देखिए, मान लीजिए पुली जो ए है बच्चों, ये ड्राइवर पुली है, दिस इज ड्राइवर पुली, ये इनपुट शाफ्ट है ना, इसको हमने पावर दी इनपुट शाफ्ट। तो ये पुली क्या करेगी, बेल्ट के हेल्प से इस पुली बी को क्या करेगी, रोटेट कराएगी। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो बी जो पुली है ये भी क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। डेफिनेटली अगर पुली ए जो है ये क्या ड्राइवर है और पुली बी क्या है, यहाँ पर ये ड्रीवन है, यानी ए जो है बी को ड्राइव करा रही है। तो जो ऊपर वाला जो बेल्ट है, जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है बेल्ट का, ये टाइट साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टाइट साइड हो जाएगी। और जो निचले वाली बेल्ट है ये क्या हो जाएगी, निचले वाला जो पोर्शन है बेल्ट का ये स्लैक, ये ढिल्ली हो जाएगी, ऊपर ऊपर टाइट रहेगी और नीचे क्या हो जाएगी, ढिल्ली हो जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे टाइट साइड, एक को बोलेंगे हम स्लैक साइड। तो डेफिनेटली अगर ये टाइट साइड है तो इसकी जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, T1। तो इसकी टेंशन कितनी होगी स्लैक साइड में, T2। तो क्योंकि ये टाइट साइड है ऊपर वाली, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा T2 से ज्यादा होगी। बोलो यस और नो, T1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा T2 से ज्यादा होगी। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। क्या टॉर्क ऑन पुली ए, देखिए ये आपकी पुली ए है, पुली रोटेट कर रही है, और यहाँ पर कितनी टेंशन है पुली ए के लिए, T1, और यहाँ पर कितनी है, T2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2। और हम टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क निकालने के लिए तो टेंशन तो होगी फोर्स एक तरह से, भाई टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, डिस्टेंस है ना, रेडियस। तो इसकी रेडियस आपको पता है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, आर ए है, तो आपने T1 माइनस T2 को आर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क मिल जाएगा ए पर। इसी तरह से पुली बी का हमको टॉर्क मिल जाएगा, कितना हो जाएगा कि इसकी टेंशन कितनी है, T1 ऊपर, और नीचे कितनी है टेंशन, T2 है ना। तो T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ दी पुली बी, तो बी पर हमको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। पावर कैसा निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी, वी इज द लीनियर वेलोसिटी है ना। तो फोर्स पावर क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो यहाँ पर एक तरह से टेंशन हो गया, टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कितनी होती है टेंशन की यूनिट, न्यूटन है ना, न्यूटन। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और न्यूटन मीटर क्या होता है बच्चों, जूल, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर होती है। तो आप इसको यूनिट से भी देख सकते हैं। तो T1 माइनस T2 इंटू वी क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी, पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बेल्ट ड्राइव। तो अगर यहाँ पर आप देखें बच्चे, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर जो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली है, ड्राइवर और ड्रिवन पुली जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या होगी, क्लॉकवाइज है। तो ये लिखा हुआ इन प्रीवियस केस ड्रिवन व्हील और रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ड्राइवर, यानी ए ड्राइवर था यहाँ पर और ये क्या था, ड्रिवन था बी, तो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं बच्चों कि हमको डायरेक्शन क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करें, क्रॉस बेल्ट यूज करेंगे इस तरह से, इसको बोलेंगे हम क्रॉस बेल्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, क्रॉस बेल्ट। तो ये देखिए ए जो है ड्राइवर है, ये अगर ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेल्ट्स यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो हम बेल्ट यूज कर रहे हैं वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं। तो सिंपल सा आंसर आप कर दीजिए। अगर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा है, फ्लैट है, तो क्या बोल, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बच्चे। अगर बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो वो कहलाएगी फ्लैट बेल्ट। क्या कहलाएगी, फ्लैट बेल्ट। अगर मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर बेल्ट का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये वाला है ना, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो क्या कहलाएगी, राउंड बेल्ट कहलाएगी। अगर मान लीजिए बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है या कुछ उसका शेप जो है वो इस तरह की शेप है, वी शेप का है क्रॉस सेक्शन, वी शेप का, तो क्या कहलाएगी, वी बेल्ट कहलाएगी है ना। दीज आर दी टाइप्स ऑफ बेल्ट्स विच आर यूज्ड टू पावर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राइट द डेफिनेशन ऑफ बियरिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बियरिंग होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बियरिंग, व्हाई वी यूज द बियरिंग। Bearings are used to support the rotating shaft which are loaded in a radial direction as shown in the figure। देखिए एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट इज अ रोटेटिंग मेंबर। शाफ्ट क्या करती है, रोटेटिंग मेंबर है। तो इस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है, जिस एलिमेंट को हम यूज करते हैं वो कहलाता है बियरिंग है ना। तो बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, मैं पीडीएफ इसकी आपको दे रहा हूं।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। इसका यूनिट नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है। बेसिकली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैंने यूनिट नंबर 5 का टोटल सिलेबस को जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है, और हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपनी यूनिट नंबर 5 को कंप्लीटली रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ये यूनिट जो है थियोरेटिकल है और थोड़ा सा लेंथी यूनिट्स भी है। चलिए, आप मुझे जरा एक बात बताइए, इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी जो पार्ट्स होते हैं उनका हम मूवमेंट जो है कंट्रोल करें। और यू कैन से कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज अ कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका हम मूवमेंट कराएं, कंट्रोल, उसके जो मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीजल, पेट्रोल और स्टीम इंजन की हेल्प से। इलेक्ट्रिकल मशीन्स या फिर डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन जो है, इनसे हम फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या मोशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, डिजायर्ड मोशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये प्राइम मूवर्स हैं बेसिकली। और ध्यान रखिए, जैसे कि स्क्रू जैक होता है, रैक एंड पिनियन के बारे में मैंने आपको बताया, लीवर के मैंने बार बताया, तो सब में क्या हो रहा है? सब में एक मोशन हो रहा होता है। ठीक है। अब इन मोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्राइम मूवर्स हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। केवल यही प्राइम मूवर्स नहीं है बच्चों, ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड भी क्या है? प्राइम मूवर की तरह काम कर सकता है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिट नंबर 3 में हमने बात करी थी फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स के अंदर क्या आता है? लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड को भी हम क्या कर सकते हैं? एज ए प्राइम मूवर यूज कर सकते हैं। गैसेस को भी हम, एयर को भी क्या कर सकते हैं? एज ए प्राइम मूवर यूज कर सकते हैं। मतलब लिक्विड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो गैसेस होती हैं, जो कंप्रेस्ड एयर होती हैं, उनकी हेल्प से भी हम फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के सिस्टम हो जाएंगे। जब हम वर्किंग मीडियम एज ए वर्किंग मीडियम हम लिक्विड को यूज करेंगे। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, लिक्विड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड यानी कि लिक्विड को जब हम एज ए वर्किंग मीडियम यूज करेंगे तो वो कहलाएंगे हाइड्रोलिक सिस्टम। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम। अगर हम गैसेस को, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर को हम एज ए वर्किंग मीडियम, एज ए प्राइम मूवर यूज करेंगे तो क्या कहलाएंगे? न्यूमेटिक सिस्टम कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम की। ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। मैंने आपको बताया अभी, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए या मोशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी पार्ट की मोशन को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम जब यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम यूज करते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि लिक्विड का हम यूज करते हैं इसमें। और ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, ये पास्कल लॉ पे वर्क करता है। किस पे बात वर्क करता है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ आप सभी जानते हैं, क्या बताया पास्कल लॉ ने? द प्रेशर इन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज यूनिफॉर्म इन ऑल दी डायरेक्शंस। ये ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए, ये एक हैवी वेट होता है यहाँ पर, और आप छोटा सा, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो हैवी वेट जो है लिफ्ट हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल्स लॉ। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया और आपने हैवी वेट को लिफ्ट कर लिया, तो ये पास्कल लॉ होता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम जो है बच्चों, ये पास्कल लॉ पे काम करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 3। क्वेश्चंस के फॉर्म में जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम? तो ये डायग्राम में मैंने आपको बेसिक कंपोनेंट्स को समझाने का प्रयास किया है। एक तो फ्यूल टैंक होता है, जिसके अंदर क्या होगा? फ्यूल भरा होगा, इनकंप्रेसिबल लिक्विड इसके अंदर भरा होगा। उसके बाद ये जो टैंक से फ्यूल आएगा, इधर एंटर करेगा, कहां पर जाएगा? पहले फिल्टर में जाएगा, फिल्टर होगा, और फिर हाइड्रोलिक पंप की हेल्प से क्या होगा? यहाँ से जो फ्लूइड है, जो भी टैंक से आएगा, वो प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पर लगा होगा, प्रेशर रेगुलेट करेगा, यानी यहाँ पर प्रेशर रेगुलेटर लगे होंगे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्रोल वाल्व्स लगे होंगे, ठीक है, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ से देखिए, एक यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओपनिंग है, इस ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। तो जब यहाँ से फ्लूइड आएगा इधर की तरफ, यहाँ पर फ्लूइड की वजह से क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, यानी कि एक फोर्स लगेगा, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर की साइड में जो इसके अंदर लिक्विड या फिर जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से और टैंक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये टैंक में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये ऊपर चला गया, अभी पिस्टन नीचे से प्रेशर लगा,
किसी फ्लूइड की वजह से जो टैंक से आया था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से ऑयल या कोई फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और जो भी वेट यहाँ रखा होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। अब इस वेट को नीचे लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं, कंट्रोल वाल्व क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे और अब जो फ्लूइड आएगा टैंक से वो यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ पर ये प्रेशर लगाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा और यहाँ से जो फ्लूइड है वो निकल करके टैंक में वापस चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है ये काम करता है। यहाँ से फ्लूइड से जो है पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर पहले ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो लिफ्ट हो जाएगा, ये वेट जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा तो यहाँ से नीचे ये जो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और ये वेट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फ्लूइड टैंक हो गया, फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक पंप हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया। दीज आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखे भी हैं, आप रीड कर लीजिए। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, मोबाइल हाइड्रोलिक्स में इसका यूज होता है, जैसे ट्रैक्टर, इरिगेशन सिस्टम, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में यूज होता है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, कॉमर्शियल व्हीकल्स में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में अगर आप बात करें ब्रेक्स में यूज होता है, शॉक एब्जॉर्बर्स में इसका काफी यूज होता है, मरीन एप्लीकेशंस में इसका काफी यूज देखने के लिए मिलेगा आपको, एरोस्पेस इक्विपमेंट्स में भी काफी इसका यूज देखने के लिए मिलेगा। थ्योरी है, आप इसको रीड कर लीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन द न्यूमेटिक सिस्टम। बच्चों न्यूमेटिक सिस्टम में क्या यूज होगा, कंप्रेस्ड एयर। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक सिस्टम जब भी आएगा लिखने के लिए समझ जाना, उसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वो लिक्विड है। उसके अंदर फ्लूइड के अंदर दो चीजें होती है, लिक्विड और गैस यानी कि एयर। तो अगर न्यूमेटिक सिस्टम की बात होगी तो न्यूमेटिक का मतलब होता है एयर से, न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, एयर से। तो न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो वर्किंग मीडियम होगा, जो वर्किंग फ्लूइड होगा, वो क्या होगी, कंप्रेस्ड एयर होगी। देखो, अ न्यूमेटिक टेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, है ना। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर की। तो हमारी डेली लाइफ में काफी यूज है इसका, और आप कह सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम यूज एयर एज ए मीडियम विच इज अवेलेबल, एटमॉस्फेयर में काफी अवेलेबल है। और क्या करती है किसी सिस्टम के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये क्या करेगी, अपना टास्क पूरा करने के बाद सराउंडिंग में चली जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा क्लीन सिस्टम होता है न्यूमेटिक। एक्चुअली जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड होता है, जो ऑयल होता है, वो क्या करता है, रिसर्कुलेट होता रहता है और यहाँ पर लीकेज होने की संभावना रहती है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है कि एयर है। अब एयर क्या होती है, एयर में कोई जलने का खतरा नहीं है कुछ भी, जब अपना टास्क पूरा करेगी, पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाएगी, पिस्टन को मूव कराएगी और वहां से टास्क पूरा करने के बाद सराउंडिंग में एग्जॉस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए, अब हम देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा था बेसिक कंपोनेंट्स, इसी तरह से हम देखेंगे न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है आपसे, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें भाई, न्यूमेटिक सिस्टम में तो कंप्रेस्ड एयर हमको चाहिए। तो देखिए यहां से क्या होगा, एक कंप्रेसर, कंप्रेस करने के लिए, एयर को कंप्रेस करने के लिए क्या होगा, एक कंप्रेसर लगा होगा। तो यहां से सराउंडिंग से एयर आएगी और वो कंप्रेसर में जाएगी। कंप्रेसर में जब एयर जाएगी बच्चों, कंप्रेस होगी, तो कंप्रेसर के अंदर एयर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर तो हमको बढ़ाना ही था। अब क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ गया है, अगर ज्यादा टेम्परेचर की एयर आगे फर्दर जितने भी ये कंपोनेंट्स इनमें जाएगी तो थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए कूलर लगा हुआ है एक। जब एयर कंप्रेस हो जाएगी तो कूलर की हेल्प से क्या होगी, उसके टेम्परेचर को हम कम करेंगे। ठीक है, यहाँ से एयर जाएगी कूलर के अंदर, कूलर क्या करेगा, टेम्परेचर एयर का कम कर देगा। उसके बाद ये सेपरेटर में जाएगी। देखिए जब एयर आ रही होती है सराउंडिंग से, तो उसमें क्या हो सकता है, मॉइस्चर कंटेंट भी हो सकता है, कुछ वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अगर वाटर वेपर आगे जाएगा फर्दर कंपोनेंट्स में तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर क्या करेगा, ये मॉइस्चर को बाहर निकाल देगा, है ना। ये क्या करेगा, मॉइस्चर को बाहर निकाल देगा, सेपरेट कर देगा। उसके बाद जो एयर है वो रिसीवर में जाएगी और रिसीवर के बाद यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा एयर का, और भी इसके अंदर कुछ जो भी ट्रीटमेंट होगा इसका, कुछ भी इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रह जाएंगे वो निकाल देगा। उसके बाद ये जो एयर है जाएगी कहां पर, कंट्रोल वाल्व के अंदर, जो डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा कि भाई एयर को किस डायरेक्शन में भेजना है। अब देखिए ये है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है, जो पिस्टन सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर होता है वही क्या होता है, एक्चुएटर होता है।
एक्चुएटर से क्या मिलता है? एक्चुएटर मतलब है कि जो हम जिससे हमको फाइनल आउटपुट मिलता है, फाइनल आउटपुट जिससे हमको मिलता है, फाइनल आउटपुट डिवाइस होती है, उसको हम एक्चुएटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है ये क्या है? एक्चुएटर है। अब देखिए यहाँ से जब एयर जाएगी कंट्रोल वाल्व के अंदर, तो यहाँ से एयर एंटर मान लीजिए करी इस तरफ से, यहाँ से जब एयर एंटर करेगी, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, समझना ध्यान से। तो यहां से एयर एंटर करेगी और इधर से क्या होगा, इस पिस्टन के ऊपर क्या लगेगा? एक प्रेशर लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ जो एयर भरी होगी ऑलरेडी, तो ये एयर यहां से बाहर निकल जाएगी और ये पिस्टन जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पिस्टन आगे खिसक जाएगा इधर की तरफ। अब पिस्टन को जो है इधर की तरफ वापस लाना है, तो क्या होगा? अब ये जो कंट्रोल वॉल्व है बच्चों, यहाँ पर ये जो कंट्रोल वॉल्व है, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा एयर की, और ये जो एयर है वो इधर से जाएगी, इधर से एंटर करेगी, तो यहाँ पर इस तरफ से प्रेशर लगेगा और यहाँ से एयर, यहाँ पर जो एयर भरी होगी इस तरफ, वो एयर बाहर निकल जाएगी। इस तरह से पिस्टन फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड मोशन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अपना टास्क पूरा करेगी एयर, और ये सराउंडिंग में, यहाँ पर सराउंडिंग में बाहर चली जाएगी एयर, एयर जो है सराउंडिंग में बाहर चली जाएगी। जबकि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या आता है कि सिलेंडर से ऑयल वापस जाएगा टैंक में, वो रिसर्कुलेट होता रहता है। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में जो एयर अपना टास्क पूरा करेगी और सराउंडिंग में क्या होगी? एग्जॉस्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एयर फिल्टर, कंप्रेसर, एयर कूलर, ड्रायर, ड्रायर मतलब सेपरेटर, कंट्रोल वॉल्व हो गए, एयर एक्चुएटर हो गए, जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है? एयर एक्चुएटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, रिसीवर टैंक हो गया। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। चलिए आगे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्व्स इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। अब हाइड्रोलिक सिस्टम हो या न्यूमेटिक सिस्टम हो, वॉल्व यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। तो वॉल्व्स आर यूज्ड विद हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट द फ्लूइड फ्लो। अब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो चाहे वो न्यूमेटिक सिस्टम हो। भाई हाइड्रोलिक सिस्टम होगा तो उसके अंदर फ्लूइड क्या होगा? ऑयल होगा। अगर वो न्यूमेटिक सिस्टम है तो उसके अंदर फ्लूइड क्या होगा? एयर होगा। तो एयर या फिर ऑयल की जो डायरेक्शन होती है उसको कंट्रोल करना, उसके फ्लो को कम कम या ज्यादा करना, डायरेक्शन चेंज करना, ऑन ऑफ करना, वो कौन काम करता है? कंट्रोल वॉल्व काम करते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल वॉल्व्स, वन इज डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व एंड सेकंड वन इज प्रेशर कंट्रोल वॉल्व। ठीक है? तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आएगा तो आपको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व और प्रेशर कंट्रोल वॉल्व को डायग्राम के साथ डिटेल में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व हैं ये क्या होते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, पहले इसको रीड कीजिए फिर आपको बताता हूं। देखिए, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द सिस्टम। पूरे सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो चाहे वो न्यूमेटिक सिस्टम हो, उसके अंदर जो हम फ्लूइड की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व की हेल्प से करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब दे डू नॉट वेरी द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, ये फ्लूइड के फ्लो को वेरी नहीं कराते हैं, बट आइदर कंप्लीटली ओपन और कंप्लीटली क्लोज्ड। या तो ये फ्लूइड को फ्लो कराएंगे या फिर फ्लूइड के फ्लो को रोक देंगे। एक तरह से ये ऑन ऑफ पोजीशन होती है इसकी, ऑन या ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। जैसे आपका फैन है, फैन में आपके रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है, केवल स्विच लगा हुआ है। तो स्विच क्या करेगा? या तो फैन को ऑफ करेगा, अगर ऑफ पोजीशन है, आप स्विच को ऑन कर देंगे तो फैन जो है पूरी स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा। उसमें रेगुलेटर नहीं है, मतलब स्पीड को कंट्रोल नहीं करेगा, या तो ऑन रखेगा उसको या फिर ऑफ रखेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होते हैं। ठीक है? They might be activated to switch the fluid flow direction by means of mechanical, electrical, fluid pressure signals। मतलब अब ये बात ये कह रहा है कि वो जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, जो स्विचिंग पोजीशन है उसकी ऑन या ऑफ, उसको कैसे कंट्रोल करेगा? मैकेनिकली भी हो सकता है, वो मैकेनिकली ऑपरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली, या फिर प्रेशर सिग्नल की हेल्प से भी हो सकता है। अ कॉमन टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व इज स्पूल वॉल्व। एक मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, स्पूल वॉल्व जो है वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का एक एग्जांपल है। समझिए जरा, ये है स्पूल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। 2 पोजीशन होंगी इसकी, एक बताता हूं कैसे। देखिए, ये स्पूल होता है, ये क्या होता है? स्पूल होता है। ये क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। अब ध्यान समझना, इसमें 3 पोर्ट हैं, दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2 एंड दिस इज पोर्ट 3। समझना जरा ध्यान से। ये एयर की सप्लाई होगी, ये एयर की सप्लाई होगी यहां से। देखो लिखा हुआ ना एयर की सप्लाई, ये कहां से आ रहा होगा बच्चों? जो मैंने अभी बताया था आपको, ये डायग्राम देखिए जरा,
ये देखिए जरा, एयर की सप्लाई यहाँ से पूरा ये जो है इस तरह से यहाँ से एयर आएगी, है ना, एयर की सप्लाई होगी। यहाँ पर देखिए जरा, एयर की सप्लाई होगी। तो ये आपका वॉल्व है, ये क्या है बच्चों, एक वॉल्व है। तो इसमें कितने पोर्ट्स मैंने आपको बताए, 3 पोर्ट्स मैंने आपको बताए। यहाँ से क्या हो रहा होगा, एयर की सप्लाई होगी। और ये किससे कनेक्ट है, अभी देखो ये बंद है, यहाँ पर क्लोज है। ये जो एटमोस्फेयर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ एटमोस्फेयर, पोर्ट 3 जो है वो क्लोज्ड है अभी। पहली वाली जो पोजीशन है, पोजीशन ए में क्या है, एक तो ये ओपन है आपका पोर्ट 1, एयर की सप्लाई यहाँ से होगी। अब ये जो है पोर्ट 2, ये पोर्ट 2 क्या है, ये कहां पर होगा, एक्चुएटर साइड होगा, यानी सिलेंडर साइड होगा। यहाँ पर सिलेंडर लगा होगा, यहाँ पर पिस्टन लगा होगा। तो एयर आएगी यहाँ पर, यहाँ से एयर सीधा एंटर करेगी कहां पर, सिलेंडर के अंदर। पिस्टन पर यहाँ पर स्ट्राइक करेगी ये इस तरह से, और ये पिस्टन जो है इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अब पिस्टन को क्या करना है, वापस लेकर के आना है बच्चों। तो वापस लेकर के आना है, तो देखिए ये जो स्पूल है ये इधर की तरफ खिसक जाएगा। ये इधर की तरफ अगर खिसकेगा तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई बंद हो जाएगी, एयर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और यहाँ से एयर जो है वापस, यहाँ से जो सिलेंडर था ये एयर क्या होगी, ये वापस आ जाएगी। और वापस कहाँ चली जाएगी, ये सराउंडिंग में चली जाएगी। ध्यान समझ में आ रहा है आपको, ये बात रिपीट कर देता हूँ बच्चे। देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 3 पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। ये पोजीशन 1 है ना। यहाँ से सप्लाई होगी, ये यहाँ से सिलेंडर के अंदर जाएगा, यहाँ से एयर अंदर जाएगी और ये बाहर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, सिलेंडर के अंदर जाएगी, पिस्टन को मूव कराएगी। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में अभी बंद है, ये वाला जो पोर्ट 3 है बंद है। दूसरी पोजीशन में क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगी, और यहाँ पर जो सिलेंडर के अंदर एयर गई थी ना, इधर की तरफ जो एयर गई थी ये वापस आएगी, और वापस कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो ये है स्पूल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, जो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। पहले इसकी डायरेक्शन कैसी थी, पहली जो पोजीशन है वो डायरेक्शन कैसी है, एयर कहाँ जा रही है, यहाँ से एयर इधर की तरफ जा रही है ऐसे, है ना, ये डायरेक्शन है। उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है वो कैसी है, वो ऐसी है, यानी कि यहाँ से 2 पोर्ट यहाँ से बाहर अंदर जा रही है, सिलेंडर से बाहर आ रही है और एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। चलिए, है ना, तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिए जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम हो या न्यूमेटिक सिस्टम हो, उसमें प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल वाल्व यूज होते हैं उनको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व। देयर आर 3 main types of pressure control valves. One is pressure regulating valve, second one is pressure limiting or relief valve, and the third one is pressure sequence valve. One by one समझते हैं। First one is pressure regulating valve. These are used to control the operating pressure in a circuit and maintain it at a constant value. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोई न्यूमेटिक सिस्टम है, उसके अंदर जो है प्रेशर कितना है, प्रेशर आपको रखना है 6 बार या फिर 8 बार, जो भी है। तो ये क्या करेगा, इस प्रेशर को क्या करेगा, कांस्टेंट प्रेशर रखेगा। उस सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर रहना चाहिए, 6 बार, है ना, एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा। उसको हम कैसे यूज, किसकी हेल्प से उसको मेंटेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। सेकंड वन इज प्रेशर रिलीफिंग वाल्व या प्रेशर लिमिटिंग वाल्व कह सकते हैं इसको, या प्रेशर रिलीफ वाल्व कह सकते हैं। ये क्या है कि सेफ्टी वाल्व होते हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर एक प्रेशर है 8 बार, अगर उस सिस्टम के अंदर 8 बार से प्रेशर ज्यादा होगा तो वो डैमेज हो सकता है। कई पार्ट्स को न्यूमेटिक सिस्टम या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके किसी भी पार्ट्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम प्रेशर लिमिटिंग या फिर हम प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर जो सेफ वैल्यू है उससे ज्यादा प्रेशर उसके अंदर ना हो। कैसे करते हैं हम इसमें, देखिए जरा, यहाँ पर मान लीजिए एयर है सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर देखिए एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग के थ्रू यहाँ पर ये वॉल्व है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग की हेल्प से हम प्रेशर सेट कर देंगे। स्प्रिंग की हेल्प से मान लीजिए हमने 8 बार प्रेशर सेट कर दिया। अब यहाँ पर जब एयर का प्रेशर आएगा, मान लीजिए जैसे ही प्रेशर 8 बार से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये क्योंकि स्प्रिंग कितने पर सेट है, 8 बार पर है। अब जैसे ही प्रेशर 8 बार से ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। स्प्रिंग 8 बार से ज्यादा ये उसको कंप्रेस नहीं करेगा। ये जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे 8 बार से प्रेशर ज्यादा हुआ, ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से एयर जो है बाहर निकल करके सराउंडिंग में चली जाएगी, और प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा 8 बार तक ही। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है डिफाइन एक्चुएटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुएटर्स। देखिए एक्चुएटर्स मैंने अभी आपको बताया था, जैसे पिस्टन सिलेंडर होता है, सिलेंडर क्या है कि एक्चुएटर है। तो एक्चुएटर्स आर आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइस होती हैं विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल और कंप्रेस्ड एयर इनटू रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्शन और मोशन। ये जो एक्चुएटर्स होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होती हैं
जो हाइड्रोलिक ऑयल या कंप्रेस्ड एयर की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करती है रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एक्शन में या फिर मोशन में। In general, hydraulic or pneumatic systems are used for gripping or moving operations in industry. Right? In general, actuators can be classified into two types. जैसे हमारे हाथ का पंजा है ना, जैसे हमारा हाथ हैंड है, हाथ का पंजा है, ये एक एक्चुएटर है ना, ये क्या है, एक एक्चुएटर है। तो बेसिकली दो तरह के एक्चुएटर्स होते हैं। इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स। वन इज लीनियर एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर क्या करते हैं, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एनर्जी इनटू लीनियर मोशन, है ना। लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को, तो वो कहलाते हैं लीनियर एक्चुएटर्स। ठीक है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर से क्या मिलता है हमको, लीनियर मोशन मिलता है। तो सिलेंडर क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को या न्यूमेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर एक्चुएटर्स, रोटरी एक्चुएटर्स। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं रोटरी मोशन में। कौन सी मोशन में, रोटरी मोशन में। जैसे गियर मोटर जो है वो एग्जांपल है एक्चुएटर का, रोटरी एक्चुएटर का। तो याद रखें, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना सफिशिएंट है एक्चुएटर्स के बारे में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर को डायग्राम के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक लीनियर एक्चुएटर्स इज सिमिलर। ध्यान रखिए, जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो वर्किंग होती है ऑलमोस्ट न्यूमेटिक सिस्टम हो या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम हो, दोनों की सेम होती है। डिफरेंस होता है प्रेशर का, कि वो कितना फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्रेशर को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाउएवर दे डिफर एट देयर ऑपरेटिंग प्रेशर। जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिए, अ टिपिकल प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर इज अबाउट 100 बार। 100 बार तक का जो प्रेशर है तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम ज्यादा प्रेशर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो एयर होती है वो अगर ज्यादा प्रेशर उसमें आएगा, ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करोगे तो एयर क्या हो जाती है, कंप्रेस होने लग जाती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो न्यूमेटिक सिस्टम यानी कि जिसके अंदर एयर होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है अराउंड 10 बार होता है। तो 10 बार हो गया या 12 बार, मैक्सिमम 12 बार से ज्यादा आप प्रेशर यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। अब सिलेंडर भी दो तरह के हो सकते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर। वन इज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और दूसरा वाला जो है वो है डबल एक्टिंग सिलेंडर। क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, नाम से पता लग रहा है सिंगल एक्टिंग। को दीज सिलेंडर्स प्रोड्यूस वर्क in one direction of motion, hence they are named as single acting cylinder। देखिए, ये हो गया सिलेंडर, ये तो क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के अंदर क्या है, पिस्टन है। तो इधर से जब प्रेशर लगेगा इस अगर ये अगर ये न्यूमेटिक सिस्टम है तो एयर आएगी, अगर ये हाइड्रोलिक सिस्टम होगा तो इधर से क्या आएगा, कोई ऑयल आएगा। ठीक है, इधर से क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा और ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा। पिस्टन आगे की तरफ, ये जो पिस्टन रॉड है ये आगे की तरफ जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी ये पिस्टन रॉड, तो हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, हमको क्या मिलेगी कि लीनियर मोशन मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर क्या करता है, एक्चुएट, ये क्या है, लीनियर एक्चुएटर है, हमको क्या देगा, लीनियर मोशन देगा। लेकिन वापस जब पिस्टन ये वापस आएगा, एयर बाहर निकल जाएगी या ऑयल बाहर निकलेगा, तो ये पिस्टन वापस आएगा। तो जब वापस आएगा पिस्टन तो एयर की हेल्प से नहीं आएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, इसमें केवल एक पोर्ट लगा हुआ है। तो जब इसमें एयर इधर से जाएगी तो पिस्टन पे उस साइड से प्रेशर लगेगा और ये पिस्टन इधर की तरफ आ जाएगा, राइट। और जब ये वापस जाएगा तो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग की हेल्प से ये वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे पिस्टन की एक साइड केवल कंप्रेस्ड एयर होती है, दूसरी साइड कंप्रेस्ड एयर नहीं होती है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है, जब पिस्टन आगे की तरफ जाता है, फॉरवर्ड मोशन में होता है, पिस्टन एक्सट्रैक्ट होता है तो एयर की हेल्प से आता है और वापस जो है वो स्प्रिंग की हेल्प से आता है। एक ही डायरेक्शन में हमको वर्क मिलता है, एक ही डायरेक्शन में हमको मोशन मिलती है। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल नाम से पता लग रहा है, डबल एक्टिंग सिलेंडर मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या मिलेगी, हमको मोशन मिलेगी, दोनों डायरेक्शन में हमको वर्क मिलेगा। पिस्टन जब इधर की तरफ जाएगा तब भी हमको वर्क मिलेगा, और पिस्टन जब वापस आएगा तब भी हमको वर्क मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन के दोनों साइड यहाँ पर एयर है। देखो, यहाँ पर जब एयर जाएगी, इधर की तरफ एयर जाएगी तो यहाँ से एयर क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, है ना। तो हमको पिस्टन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। और जो सेकंड वाला होगा, यहाँ पर कोई स्प्रिंग नहीं है इसको रिटर्न कराने के लिए। जब एयर इधर से आएगी तो प्रेशर इधर से लगेगा, प्रेशर इधर से लगेगा तो एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हमको क्या मिलने वाला है,
वर्क मिलेगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा, 2 पोर्ट लगे होंगे एयर के लिए। तो एयर जब इधर से एंटर कर रही होगी, यहां से बाहर निकल रही होगी और ये पिस्टन इधर की तरफ आ जाएगा लाइक दिस, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता है। अब क्या होगा, जब एयर इधर की तरफ से जाएगी, पिस्टन इधर से प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर, और ये पिस्टन जो है, पिस्टन रॉड इधर की तरफ जाएगी। यानी जब एयर इधर से एंटर करेगी तो यहां से एयर बाहर निकल रही होगी, और जब इधर से एयर एंटर करेगी तो यहां से बाहर निकल रही होगी। यानी कि जो पिस्टन है, पिस्टन के दोनों साइड एयर भरी हुई है, कंप्रेस्ड एयर। पिस्टन के दोनों साइड अगर पावर है तो हम उसको कहेंगे डबल एक्टिंग सिलेंडर। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए जरा, ये देखिए यहां पर जो सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पर डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा हुआ है। देखिए मैंने इसको एयर को ऑन कर दिया, कंप्रेस्ड एयर। अब देखिए पिस्टन जो है इधर की तरफ आ रहा है, तो एयर इधर से जब एंटर करेगी, इधर से बाहर निकलेगी, तो पिस्टन टुवर्ड्स राइट आएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे, अभी देखिए ये फॉरवर्ड स्ट्रोक हो गया। अब एयर इधर से जा रही होगी और इधर से बाहर निकल रही होगी। स्पीड बढ़ाकर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, ये देखिए, है ना। देखिए ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। जब एयर यहाँ से एंटर करेगी तो पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उधर से प्रेशर लगेगा एयर का। और जब पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा तो एयर यहां से बाहर निकल रही होगी, और जब एयर इधर से एंटर करेगी तो पिस्टन इधर की तरफ मूव करेगा, एयर यहां से बाहर निकल रही होगी, है ना। कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, तो ये बहुत सारे सर्किट्स के बारे में अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। किसी अदर वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यूनिट नंबर 5 में हमको बात करनी थी बच्चों, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की और डबल एक्टिंग सिलेंडर की, जो कि एक्चुएटर है, हमारे सिलेबस के अंदर है। एक और हमको यहाँ पर ध्यान देना है, आप देखिए, जब इसकी जो पिस्टन है, इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज अगर हमको करना होगा तो हमको फ्लो कंट्रोल वाल्व चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। एयर को पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जाने से पहले हम कहां से निकालेंगे इसको, फ्लो कंट्रोल वाल्व से। ये क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को, स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहां से जो एयर आ रही है, इसकी स्पीड या कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, ये देखिए जरा, ये देखिए, है ना, इस तरह से एयर की स्पीड कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, फ्लो रेट कम या ज्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये लगा हुआ है यहाँ पर। मैं इसकी हेल्प से हम दोनों फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लो कंट्रोल वाल्व, लाइक दिस, है ना। ये देखिए, ये कंट्रोल होगी इस तरह से। इसके बाद आपको मैंने बताया कि एक होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। 2 तरह के कंट्रोल वाल्व हमको पढ़ने हैं, एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व और एक दूसरा होता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का मतलब क्या है कि पिस्टन को कब इधर मूव कराना है, पिस्टन को कब इधर मूव कराना है। जो फ्लूइड होता है, चाहे वो हाइड्रोलिक सिस्टम हो, चाहे वो न्यूमेटिक सिस्टम हो, तो जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को हमको चेंज करना होता है कई बार। तो यहाँ पर देखिए लगा हुआ है फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये क्या है, सॉरी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। Now the next one is explain the rotary actuators। तो रोटरी एक्चुएटर्स में क्या करेंगे आप, आपको जो मोशन मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा आपको, वो रोटरी मोशन मिलेगी आपको। यहाँ पर जो रोटरी एक्चुएटर होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को या फिर न्यूमेटिक एनर्जी को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में यूनिट 5 को कंप्लीटली रिवाइज कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपकी काफी हेल्प करेगा। वास्तव में यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस यूजफुल हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं इस लेक्चर की PDF नोट्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।